तो जय हिंद पर छात्रों, आपको यदि टॉप करना है तो ये आपको पूरा का पूरा प्रश्न पढ़ना है, क्योंकि यदि आप जीत क्लासेज इंडिया पर जो मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाते हो तो 18 फरवरी को आप पेपर में गर्दा उड़ा के आओगे, टॉप कर दोगे बिल्कुल। तो चलिए फटाफट यहाँ पे हम आपके हाई स्कूल आपका परीक्षा का कक्षा 10वीं विषय आपका हिंदी का पेपर और उसका सॉल्यूशन भी लेके आ चुके हैं। सारे क्वेश्चन रट लो, एक एक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा सारे क्वेश्चन रट लो। आपको यहाँ पे 18 फरवरी के पेपर में ये क्वेश्चन 101% यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लिख कर ले लो, है ना। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन याद करके जाना है, रट कर जाना है। यहाँ पे देखो आपको 3 घंटे का यहाँ पे पेपर होने वाला है और आपका पूर्णांक 80 अंकों का होगा। आपका ये पैटर्न लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए जाएंगे, 32 अंक के होंगे और साथ में आपको 6 से 15 तक के आपको यहाँ पे 2 अंक निर्धारित किया गया है। 16 से 19 तक के क्वेश्चन 3 अंकों के होंगे और 20 से आपका 23 तक के क्वेश्चन 4 अंक के होने वाले हैं। आपको शब्द सीमा 120 नंबर का यहाँ पे 120 शब्दों का लिखना है। तो चलिए फटाफट सारे क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। कॉपी पर लिख लो हर एक क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि यदि आप इन क्वेश्चन को तैयार करके नहीं जाते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे इन हर एक क्वेश्चन को ऐसे याद करना है कि 7 जन्मों तक आपको नहीं भूलना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प में भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा धारा के प्रवर्तक कौन है। मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा, आंसर आपको यहाँ पे महाप्रभु वल्लभाचार्य आपको लगाना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निबंध के आपको प्रमुख तत्व पूछा गया है, तो निबंध के आपको प्रमुख तत्व आपको यहाँ पे बताना है कितने। आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना होगा आपका? 5 होगा। आपको इसका आपको ये याद कर लेना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम पहला आंचलिक आपका उपन्यास किसे माना जाता है। आंसर आपको यहाँ पे मेला आंचल आपको रट कर जाना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, काव्य के कितने भेद होते हैं। काव्य के आपके यहाँ पे कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन सा? आपका श्रव्य काव्य और यहाँ पे दृश्य काव्य होता है। इसके बाद देखिए ई नंबर का क्वेश्चन, रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के यहाँ पे आपको 4 अंग आंसर लगाना है। पहला आपका यहाँ पे स्थायी भाव और इसके साथ अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। संचारी भाव वो है जो जिसकी संख्या आपको 33 मानी गई है। इसके बाद समास के कितने भेद होते हैं। आंसर आपको रट कर जाना है। क्या जाना है? यहाँ पे आपको 6 भेद होते हैं। पहला आपका अव्ययी समास, इसके बाद आपका यहाँ पे कौन सा होगा बता रहा हूं आपको, ठीक है, वो होगा आपका कर्मधारय। इसके बाद द्विगु और द्वंद्व, साथ में आपका बहुव्रीहि और तत्पुरुष, ये आपके 6 होते हैं, रट लो। और इसके बाद आपका यहाँ पे रिक्त स्थान के क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन, छायावाद का प्रमुख आधार कौन है। आपको आंसर यहाँ पे जयशंकर आपको प्रसाद आपको लगा देना है। सेकेंड क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कब हुआ। आंसर आपको 1478। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सलूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। सूरज कब निकलेगा, यह रचना किसकी है। आपको आंसर स्वयं प्रकाश लगाना है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए किसे तैनात कर दिए गए हैं। आंसर आपको हथियारबंद पहरेदार आपको लगाना है। इसके बाद ई नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे डैश डैश एक महाकाव्य है, आपको साकेत आंसर यहाँ पे लगाना है। मैं फटाफट आपको आंसर बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे अंधों में काना राजा का लोकोक्ति में अर्थ क्या है। तो यहाँ पे मूर्खों में अल्पज्ञानी ज्ञानी क्या होता है, जब क्या होता है बहुत ही जहाँ पे अनपढ़ लोग होते हैं वहाँ पे एक कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, उसे ही कहते हैं भाई अंधों में काना राजा। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यहाँ पे वीडियो पर लगातार आपको अंत तक बने रहना है। यहाँ पे यह नंबर क्वेश्चन, हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो आंसर आपको यहाँ पे अधिक मारना आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सही जोड़ी का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इसमें। आपको यहाँ पे सही जोड़ी लगाना है। तो आपका पहला आंसर आकाशदीप, आंधिया और इंद्रजाल क्या है। आपका ये कहानी संग्रह है। इसके बाद बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, आपको इसमें क्या लगाना है। देखिए इसका आपको यहाँ पे लगाना है ग्रामीण जीवन का सजीव झांकी और जार पंचम की नाक कमलेश्वर और साथ में मैं क्यों लिखता हूँ, ये आपका
क्या है आपका, ये आपका कहला जाएगा यहाँ पे आगे का। ठीक है, आपको आगे में लगाना है और यहाँ पे कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास, और यहाँ पे आपका उपमा अलंकार और क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब आगे। आपका आगे क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, निम्न प्रश्नों को आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। नई कविता का प्रारंभ कब से माना गया, आपको 1951, आपको आंसर यहाँ पे रट कर जाना है। सेकंड क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है, आपका परीक्षा गुरु, आपको इसमें लगाना है, क्या लगाना है, परीक्षा गुरु। इसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, पाठ छाया मत छूना के कवि के यहाँ पे नाम लिखना है, तो आपको आंसर गिरजा कुमार माथुर करना है, क्या करना है, गिरजा कुमार माथुर आपको यहाँ पे लिख कर जाना है। इसके बाद देखिए, बाल गोविंद भगत का पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, आपको इसका आंसर सुन लीजिए, लिख देना है आपको कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु यानी कि उसकी बहू जो है उसे अकेला इसलिए नहीं छोड़ रही थी क्योंकि उसका पुत्र जो है, उसके ससुर का पुत्र तो मर चुका था, यानी उसका पति मर गया था, तो भाई उसकी देखभाल कौन करता है ना, वही एकमात्र बुढ़ापे का सहारा था, इसलिए उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद ई नंबर, मात्रिक छंद की परिभाषा, तो मात्रिक छंद की परिभाषा आपको सिंपल से लिखना है, जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है वही आपका होता है मात्रिक छंद। इसके बाद देखिए फ नंबर, तुम तो कालू हाँक जनुलाबा, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, आंसर आपको यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार आपको कर देना, जिसमें जानू मानू होता है वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह नंबर क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो अनेकार्थी जिसके एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। रट लो एक एक क्वेश्चन यदि आप करना चाहते हो 18 फरवरी के पेपर में यहाँ पे टॉप। ठीक है, तो चलिए इसके बाद सत्य असत्य के क्वेश्चन, यहाँ पे प्रयोगवाद के प्रथम सच्चिदानंद हीरानंद व सेन आगे माने जाते हैं, तो आपको इसमें लगाना है सत्य। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, नाटक विधा में अभिनव तत्व को सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ पे आपको इसमें लगा देना है, क्या आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग नहीं है, तो आपको इसमें ये तो है ना, विज्ञान का भयानक दुरुपयोग यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे आंसर गलत लगाना है। और इसके बाद भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था, तो आंसर ये गलत होगा क्योंकि उसका तारकेश्वर नाथ था, आपको इसमें गलत लगा देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ई नंबर, चौपाई छंद में 4 चरण में, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो बिल्कुल होती है। मंगल भवन आ मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ आचार्य बिहारी, तो ये आपका बिहारी का एक चौपाई छंद है जो बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, तो ये आपका यहाँ पे 16-16 से मात्राएं होती है, इसलिए आपका ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ नंबर क्वेश्चन, निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, तो आपको ये क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दो, बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर आपको ये आंसर दिखा पाते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे भक्ति काल के आपको 2 विशेषताएं पूछा गया है और साथ में आपको यहाँ पे प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको मैं फटाफट यहाँ पे स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे रट कर जाइए, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पेपर में आने की संभावना है। तो पहले आप यहाँ पे भक्ति काल की 2 विशेषता देख लो, ये स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसके बाद आप देख लो यहाँ पे प्रयोगवाद के आपको 2 विशेषताएं। ठीक है, चलो यहाँ पे हो चुका है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है ना, और आगे आपको यहाँ पे 9वां और यहाँ पे आपका 10वां। ठीक है, तो चलो इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहले आप यहाँ पे देखिए क्या देखेंगे, 7वें क्वेश्चन का आंसर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर आपका ऋतुराज का, तो मैं आपको यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दिखा रहा हूँ, और साथ में आपको यहाँ पे क्या दिखाऊंगा, 8वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लक्ष्मण आपको ये कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, इसका आंसर दिखाऊंगा। 90 क्वेश्चन का आंसर बेरस की परिभाषा और इसका आपको उदाहरण, तो आपको ये वाला भी दिखाऊंगा, और साथ में आपको महाकाव्य किसे कहते हैं और महाकाव्य का एक नाम भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मैं इसके क्रमशः आंसर आपको यहाँ पे दिखाता जाऊंगा। तो ये रहा आपका भक्ति काल की विशेषता। देखिए भक्ति काल का यहाँ पे 2 विशेषताएं आपका पूछा गया था, तो भक्ति काल का आपका पहला विशेषता आपका नाम का महत्व हो जाएगा, इसे अच्छे से याद कर लो। ठीक है, इसको आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, आप चाहे तो बस इतने भी लिख सकते हैं, नाम का महत्व, और सेकंड आपको यहाँ विशेषता आपको गुरु की महत्व। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई गुरु की महत्ता बहुत आपको भक्ति काल में बहुत आपको दी जाती थी। ठीक है, वहाँ पे गुरु की महिमा का बखान किया जाता था। और इसके साथ तीसरा पॉइंट आपको भक्ति भावना की प्रधानता, आपको ये 3 पॉइंट लिख देंगे, आपको इतने भी आंसर पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके अथवा क्वेश्चन प्रयोगवाद की आपको विशेषता पूछा गया है, प्रगतिवाद की, तो आपको वो आंसर दिखाते हैं। चलिए
तो ये रहा है। तो ये देखिए आप यहाँ पे आपको प्रयोगवाद की आपको 2 विशेषताएं आपको यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, 4 लिख दिया है। जीवन का यथार्थ चित्रण, भाषा का स्वच्छंद प्रयोग किया गया और नवीन उपमानों का प्रयोग और साथ में व्यक्तिवाद की प्रधानता, तो ये कर लीजिए। और यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन क्या दिया है आपको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर आपको यहाँ पे इसका लिखना है। तो चलिए इसका आंसर 7वें का आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावादी कवि हैं। इनकी आपकी काव्यगत विशेषताएं आपको लिख देना है, ठीक है। इनका मुक्तक छंद होकर आपका काव्य की रचना की है। इन्होंने काव्य में प्रकृति चित्रण के माध्यम से मानव हृदय की भावना व्यक्त की है। साथ में आपको यहाँ पे सूक्ष्म अभिव्यक्ति के काव्य की आपका मुख्य विशेषता रही है। साथ में आपको यहाँ पे तुकबंद का भी आपका यूज किया गया है। तो आपको ये आंसर लिख देना है। अब यहाँ पे चलते हैं, आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पे ये तो हो चुका है। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 8वां क्वेश्चन, यहाँ पे आपको लक्ष्मण या फिर वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बतलाई गई, ये आपको 2 विशेषताएं, या फिर आप कभी आत्मकथा लिखने से क्या क्यों बचना चाहता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया है। पूरा स्क्रीनशॉट कर लो और आंसर लिख लो। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, आपको यहाँ पे वीर रस क्या आपको परिभाषा उदाहरण सहित पूछा गया है, या फिर आप काव्य महाकाव्य किसे कहते हैं, आपका इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, महाकाव्य की विशेषता, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें जीवन के समस्त चरित्र चित्रण किया जाता है। इसमें आपको कई सर्ग होते हैं और यहाँ पे श्रृंगार, वीर अथवा सामने कोई एक रस प्रदान होता है। और 2 महाकाव्यों के नाम रामचरितमानस और यहाँ पे कामायनी आपका जयशंकर प्रसाद का। अब चलते हैं यहाँ पे आपको वीर रस वाले का आंसर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वीर रस का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना वीर रस का। आपका यहाँ पे जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है, वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण आपको, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। आपको ये लिखना है। आप इस प्रकार से लिखकर पूरा आंसर आप ला सकते हैं और इसमें आपको कुछ पॉइंट आप दिए हैं। यदि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं और यदि नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए चलते हैं आगे आपके अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका यहाँ पे दोहा छंद आपका 10वां क्वेश्चन आता है। इसमें दोहा छंद की परिभाषा आप लिख दीजिए, या फिर आपको यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का आपको उदाहरण लिखना है। तो पहले आप यहाँ पे दोहा का देख लो। ये दोहे का आपको यहाँ पे लिखा गया है कि आपका तृतीय और प्रथम चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में यहाँ पे 11-11 मात्राएं होती हैं। आपको मेरी भव बाधा हरो, राधा नांगरी सोए, ज्यातन की छाई पर श्याम हरित दुति होए। आपको यह आंसर मिल चुका है। अब इसके अथवा का आंसर आपको यहाँ पे मानवीकरण और आपको यहाँ पे इसका आपको परिभाषा और उदाहरण आपको दिखाते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जहां जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है उसे कहते हैं मानवीय अलंकार। उदाहरण में आपको फूले हंसे कलियां मुस्काई, आपको यहाँ पे ये उदाहरण लिखना है। यहाँ पे फूलों का हंसना, कलियों को मुस्कुराना मानवीय चेष्टाएं हैं, अतः मानवीकरण अलंकार यहाँ पे होता है। अब चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पे आपको कहानी की परिभाषा आपको लिखना है और साथ में 2 कहानियों के नाम लिखना है, या फिर आपको यहाँ पे आत्मकथा विधा का परिचय लिखते हुए उसके लेखक और रचना का नाम लिखा है। तो चलिए इसका आंसर हम दिखाते हैं आपको। तो कहानी का आपको परिभाषा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहानी वह विधा है जो लेखक के किसी उद्देश्य, किसी एक मनोभाव जैसे उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास, सब कुछ उसी का एक भाव में पुष्ट करता है। और इसका आप यहाँ पे बात करें उदाहरण की, तो प्रेमचंद की कहानी का पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे आंसर इसके देखिए, आपको बड़े घर की बेटी आपने सुना पढ़ा होगा, रानी सारंधा और नमक का दरोगा। आपको ये क्वेश्चन हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन स्वयं प्रकाश के आपको यहाँ पे क्या पूछा गया था, आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्वयं प्रकाश के जीवन के बारे में पूछा गया था। तो आपको चलिए अगले क्वेश्चन आपको पहले देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भाई आत्मकथा विधा का परिचय लिखते हुए आपको ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। 12वां क्वेश्चन, लेखक ने स्वयं प्रकाश अथवा लेख का मन्नू भंडारी की आपको कोई 2 भाषागत आपको विशेषताएं बतानी है। तो ये वाला आपको मैं लेख का मन्नू भंडारी के बारे में बता दूंगा और साथ में यहाँ पे आपको ये वाले क्वेश्चन का वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है इसका आंसर दिखाऊंगा। अगले क्वेश्चन आपको यहाँ पे निपात या फिर आपको समास का प्रकार बताना है। तो चलिए इन क्वेश्चन का आंसर हम क्रमशः देखते हैं। तो ये रहा, देखिए आपका यहाँ पे 13वां क्वेश्चन में आपको मैं ये वाला क्वेश्चन का आंसर दिखा दे रहा हूँ। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट कर लो और रट कर जाओ। यदि आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो इनको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन, निपात या फिर आपको समास के प्रकार। तो 6 प्रकार होते हैं और इन समासों के आप यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटेंगे। 15वां क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा विस्फोट को भोगता कब और किस पर महसूस किया आपको बताना है। या फिर आप चाहे तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पुनः खुल लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या कहा। तो मैं आपको यहाँ पे पहले वाले का आंसर आपको ये पूरा बता दे रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो और आगे बढ़ जाओ। इसके बाद 16वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे महाकाव्य और खंड काव्य में आपको यहाँ पे 3 अंतर आपको बताना है। और या फिर अथवा क्वेश्चन स्थायी भाव और संचारी भाव के कोई 3 अंतर लिखना है। तो मैं आपको दोनों का अंतर बता रहा हूँ। यहाँ पे पहले आप देखो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। पहला आपको यहाँ पे जीवन का समग्र
चित्रण या फिर वर्णन करते हैं और इसमें आपका एक अंश का यहाँ पे चित्रण किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन इसमें देखिए पॉइंट, इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है, इसमें एक ही रसों का वर्णन होता है और इसमें आपको यहाँ पे उदाहरण भी देना है। तो आपको महाकाव्य रामचरितमानस तुलसीदास का रचा हुआ है और खंडकाव्य यहाँ पे पंचवटी मैथिली चरण शरण गुप्त का लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा, देखिए आपको इसको आपको कई पॉइंट में आंसर। पहला पॉइंट आपको संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है और स्थायी भाव केवल 10 माने जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ना। ठीक है, आपको स्थायी भाव वही हास्य वाला, ठीक है, रौद्र क्रोध आपका यहाँ पे जितना शांत निर्वेद ये सब होते हैं, आश्चर्य, और ये स्थायी भाव के अंग होते हैं जबकि ये संचारी भाव के अंग नहीं होते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक रस का कई संचारी भाव हो सकता है लेकिन एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। जैसे हास्य का हंसी होता है, रौद्र का क्रोध होता है, शांत का निर्वेद होता है, आश्चर्य का अद्भुत होता है। और ये आते जाते रहते हैं, यानी कि बुलबुले के समान, पानी के बुलबुले के समान ये उठते रहते हैं, मिटते रहते हैं, लेकिन स्थायी भाव हमेशा क्या ये ऐसे नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए ये स्थायी भाव के जागरण के लिए सहायक होते हैं और स्थायी भाव संचारी भावों को नहीं जगाते हैं। आपको ये आंसर हो चुका है। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका देखिए मुहावरे और लोकोक्ति में आपको कोई 3 अंतर पूछा गया है। तो चलिए आपको इसका आंसर दिखाते हैं। आपका ये यहाँ पे 3 अंतर आपका लिख दिया गया है, पूरा आंसर रट लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो यहाँ पे ये हो चुका है। अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां। आपका यहाँ पे देखिए आपका ये एक पैराग्राफ दिया गया है, तो आपको इसका क्या करना है, एक आपका उपयुक्त शीर्षक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मनुष्य के आपको यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी क्यों रहता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको इसी में आप ढूंढकर आसानी से लिख सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप करने का प्रयास करिए, बल्कि यदि आप आंसर की बात कहते हैं तो मैं इसके अथवा क्वेश्चन का आंसर आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इसके अथवा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, आप ये लिख लो। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन, मन्नू भंडारी के साहसिक व्यक्तित्व पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है या फिर आपको 2 मित्रों के बीच मेरी प्रिय कहानी का संवाद लिखना है। तो मैं आपको इसका इसी का आंसर आपको दे रहा हूँ, ये आपका संवाद आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आपके पाठ में दिया गया है। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन, आपको इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। तो आप चाहो तो उद्धव तुम हो अति वड़भागी, आपको ये पेपर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको संदर्भ प्रसंग कर लीजिएगा। इस तो आपको चलिए इसका आंसर आपको दिखाते हैं, क्रमशः आप इसका आंसर यहाँ पे लिख लो। ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा है, पूरे आंसर आपको अच्छे से याद करके जाना है, इसको रट कर जाना है। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपका ये है, तो इसका आंसर भी आपको मैं आपको यहाँ पे संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या दिखा देता हूँ। ये आपका संदर्भ, इसके बाद आपका प्रसंग है और यहाँ पे आपका इसका अर्थ मिल जाएगा। अब चलते हैं आपका यहाँ पे, ये आपका व्याख्या हो गया और यहाँ पे कुछ आपका विशेष भी यहाँ पे आप इसमें यूज कर सकते हैं, आपको इससे अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 21वां क्वेश्चन, आपको यहाँ पे एक इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना था। तो मैं आपको ये वाले का पहले वाले का आंसर करवा दे रहा हूँ। मूर्ति संगमरमर की टोपी थी, तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे ये आपको संदर्भ यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद प्रसंग और आपका ये व्याख्या हो जाएगा। चलिए ये हो चुका है। अब आपको यहाँ पे 22वां क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे अंक सूची आपको गुम गई है, तो आपको क्या करना है, आवेदन लिखकर द्वितीय प्रति आपको मंगाना है। तो इसका आप खुद से करिएगा, ये आपको प्रश्न बैंक में सोल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं अथवा क्वेश्चन का आपका आंसर मैं करवा दे रहा हूँ। देखिए पिताजी को पत्र लिखने के लिए, ठीक है, शैक्षिक प्रगति के लिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका पूरा लिखा हुआ है 105 गांधी आश्रम शिवपुरी दिनांक आदरणीय पिताजी, और आगे आपका यहाँ पे सादर चरण स्पर्श करते हुए आपको ये पूरा आंसर आपको लिखना है। अब चलिए यहाँ पे आपका 23वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विषयों में आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। तो मैं यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पर आपको समस्या या फिर आप इसमें जो भी चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं इसमें पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको यहाँ पे निबंध का आंसर आपको दे रहा हूँ, तो आप इसे अच्छे से लिख लो। ये आपके प्रकार पहले देखिए, प्रदूषण के प्रकार आपके वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर आपका ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपको लिखने हैं और यहाँ से स्टार्ट आंसर आपका होता है। पहला प्रस्तावना आपको लिखना है और इसके बाद आपको ये आपको कुछ आपको यहाँ पे आपको स्लोगन लिखने हैं, नारे लिखने हैं, और यहाँ पे इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार आपको लिख देने हैं और इनके आपके प्रकारों के वर्णन भी कर देने हैं। वायु प्रदूषण, इसके बाद आपका यहाँ पे जल प्रदूषण देखिए आंसर हो जाएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण, आपका इसका आंसर लिख लीजिएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे ये आपको दूर करने के उपाय हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे स्लोगन आपका दिया गया है, अमृत देवो कर विषपान हमारे व्रत शंकर भगवान, ठीक है, आपको ऐसे करना है। और इसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे उपसंहार लिखना है। बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो चुका है और आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही पेपर करके आप पेपर में आप 18 फरवरी को टॉप करोगे, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना यदि आप टॉपर्स बनना चाहते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।